आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2 जो कि है पर्सनालिटी मेजरमेंट। पर्सनालिटी मेजरमेंट और पर्सनालिटी प्रोसीजर क्या है वो इसलिए यूज़ होते हैं कि एक इंसान को एक इंडिविजुअल को समझा जा सके, उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, पर्सनालिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब जो इंटरव्यूज़ है वो आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत ही कॉमन यूज़ प्रोसीजर है इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो कि इंटरव्यू जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि लोगों को जो है लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो शेयर कर सकें, और जो क्लिनिशियन है वो ऑब्जर्व करता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ पर्सन और उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसका नॉन वर्बल बिहेवियर जो होता है वो क्लिनिशियन जो है वो क्लाइंट का जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है जब इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं और एक नॉन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में ये होता है कि ये जो है एक तो पहली बात असेसमेंट के लिए यूज़ हो गए इंटरव्यूज़। ठीक है। दूसरा ये कि कुछ जो होते हैं इंटरव्यूज़ वो बहुत ओपन एंडेड होते हैं और नॉन डायरेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड की तो वो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब उसमें जो है क्लिनिशियन क्लाइंट से कुछ भी सवाल कर सकता है और जो क्लाइंट है वो कोई भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि आपने बस ये सवाल करना है और उससे ये जवाब देना। ये अनस्ट्रक्चर्ड की मैं बात करूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड है वो ये है कि यहाँ पे क्लिनिशियन जो है वो एक हर पेशेंट के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है लिस्ट होती है डिटेल क्वेश्चंस की। ठीक है। और फिर उससे वो सवाल पूछ के जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डायग्नोस्टिक डिसीजन लिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि इस पर्सन में क्या इम्प्रूवमेंट है बाय साइकोपैथोलॉजी। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में लिस्ट ऑफ सीरीज़ आते हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि हमने चंद 10 क्वेश्चन जो है वो निकाल के स्पेसिफिकली लिख लिए हैं जो कि हम क्लाइंट से पूछते हैं और फिर उसके बदले में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन उनके बारे में पता चलती है, उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलती है। और ये जो है एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है लोगों के जो है डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन निकालने की। उसमें मतलब ये जो भी उनके एक्सपीरियंस, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी है ना, तो ये एक सिस्टमेटिकली एक चल रहा होता है। तो जो सिस्टमेटिक फॉर्म के थ्रू चल रहा होता है उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कहते हैं। और इसमें भी ये है कि इनको जो है एक नीड होती है ऑब्वियसली कि क्लिनिशियन जो है जो इंटरव्यू ले रहा हो वो ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो प्रॉपर्ली जो उसका क्लाइंट है उसको नहीं डील कर पाएगा। सेकंड है ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। तो इसमें ये होता है कि जो क्लिनिशियन है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, पर्सन की सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है, और जो भी मतलब उसका ऑर्ड्स है, जो भी वो बात कर रहा है, जैसे भी वो बिहेव करे, वो चीज़ें सारी नोट की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर्स इनफॉर्मल भी होते हैं और फॉर्मल भी होते हैं। मतलब जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव से मुराद उनका एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं। क्लिनिशियन जो है उसका बिहेवियर पर्सन का जो है ऑब्जर्व करता है इन द इन्वायरमेंट, और जो भी मतलब अकरिंग हो रही थी विदाउट अटेम्प्टिंग टू रिकॉर्ड द फ्रिक्वेंसी। और मतलब इन्फॉर्मल ये होगा कि आप उसको ना तो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, जो भी उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं या जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर ऑफन कंडक्टेड, और जो है ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट में भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं कि क्लिनिशियन जो है वो नेचुरली एक रैंडम बंदे की तरह जाके जो है जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको ऑब्जर्व करना है। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ होती है कि ना उसको पता होता है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ जो क्लिनिशियन है उसको पता होता है कि एक नेचुरल सेटिंग में बैठ के आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो है एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन जो है इंडिविजुअल की जाती है, जिसमें टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन अपर होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसा कि अभी हम स्ट्रक्चर्ड की बात की, और डिटेल्ड होती है, ठीक है, जिसमें इसकी 5 कैटेगरीज हैं: अपीयरेंस एंड बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, मूड एंड इफेक्ट, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, परसेप्शन ऑफ परसेप्शन, प्लेस एंड टाइम। मेंटल स्टेटस जो हमें ये बताता है कि एक जो पर्सन है वो कैसे सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और उसकी क्या एक्शंस है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और किस तरह जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम जो है अगर बिहेवियरल असेसमेंट कर रहे हैं लोगों की, इस चीज़ से हमें सारा कुछ मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से पता चलता है। बिहेवियर असेसमेंट जो की जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है इंडिविजुअल्स की थॉट्स की, उसके फीलिंग्स की, उसके बिहेवियर की, डिफरेंट सिचुएशंस में और कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इंडिविजुअल जो है कोई भी बंदा जो है उसको प्रॉब्लम है। वेटिंग स्कीम क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ जो है ऑब्जर्वर जो है जजमेंट करता है एक इंडिविजुअल को लेके, या किसी प्लेस में किसी पर्सन को, ये कोई भी सिचुएशन है उसमें आप ना जज कर रहे हो, रेट कर रहे हो, ठीक है, रेट करना है, ठीक है। जो तो रेटिंग क्या है कि ये एक बेसिस होती है ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, कि भाई इसका इंटरव्यू अच्छा था कि नहीं था, तो ये एक रेटिंग होगी, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर रादर देन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ एक्जैक्टली व्हाट द पर्सन हैज़ डन। बिहेवियर कोडिंग सिस्टम्स में ये है कि जजमेंट
रेटिंग सिस्टम्स में ये है कि अब रादर देन जजमेंट, मतलब जजमेंट से के अलावा हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम उसकी फ्रिक्वेंसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक बिहेवियर हो रहा है उस इवेंट में, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं, जजमेंट नहीं करते। कुछ जो अडल्ट जो है, क्लाइंट्स अडल्ट जो हैं, वो एबल होते हैं कि इस चीज़ के लिए कि वो रिकॉर्ड करें, ठीक है, कि उसका रिकॉर्ड रखें, कीप ट्रैक ऑफ देयर बिहेवियर। मतलब कि रिकॉर्ड करने से मुराद कि हम बाद में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, कि रिकॉर्ड रखने से मुराद ये है कि हम उसको जो भी हमने रिकॉर्ड किया हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना रिकॉर्ड्स का, मेकिंग रिकॉर्ड, कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर बिहेवियर, तो उसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग कहेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज जो है वो एक एलेबोरेट पिक्चर जो है वो दिखाती है इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें उसके ट्रेट्स आते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसके स्टाइल, उसकी टेंडेंसी, उसका थॉट, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज में। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज जो है वो किस फॉर्म में होती है, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट जो है वो आइटम्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल होती है सच एज MMPI, मिनेसोटा मल्टीफैसेट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। इस फॉर्म में जो है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है अवेलेबल है। अब ये टेस्ट जो है वो कब डेवलप हुआ था, 1940 में डेवलप हुआ था और पब्लिश हुआ था 1943 में। और ये किस पे बेस करता था, एम्पिरिकल अप्रोच में, जहाँ पे कलेक्शन होती थी और इवैल्यूएशन होती थी डाटा की। फॉर एग्जाम्पल द इंडिविजुअल जो है वो इस प्रेजेंटेड, फिर इंडिविजुअल की जो है स्टेटमेंट दिखाई जाती थी और उसके आंसर जो है उसने चूज़ करने होते थे, जैसे कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होती है, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट और कैन नॉट से की स्टेटमेंट। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स उनको दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि आपने इसको फिल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है आई क्राई इजीली, तो अगर तो आपने ये चीज़ है आप उसको ट्रू करोगे, और अगर आपने ये चीज़ नहीं तो आप फॉल्स करोगे। आई एम हैप्पी, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है MMPI जो है वो कंसिस्टेड है ऑफ 550 आइटम्स। ये जो MCQ में ज़रूर आती है, तो फॉर्म में याद रखना 550 आइटम्स। और इसमें जो है 10 क्लिनिकल स्केल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें डायग्नोसिस होता है 10 क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, और इसके अंदर फिर वैलिडिटी स्केल्स आ जाते हैं, उसकी अब हम आगे बात करेंगे, जो कि 4 है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक तो 10 क्लिनिकल स्केल्स, ठीक है, 10 क्लिनिकल डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर। और अब जो हम बात करेंगे वो वैलिडिटी स्केल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लाइफ स्केल हो गया, F से F इनफ्रीक्वेंसी स्केल, K स्केल में डिफेंसिवनेस हो गया, और द लास्ट है द कैन नॉट से स्केल। इसमें भी जो सीरीज़ होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि हर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है इन रिलेशन टू ऑफ एन इंडिविजुअल, कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ये किस लिए डिफ़ाइन की जाती है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज क्यों डिफ़ाइन करते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं, इसलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि हम जो लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ठीक है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन में हम उसको फोकस कर सकें, ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिकली उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखा जा सके। तो ये जो टेस्ट हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने MMPI 2 के बारे में बात की है, जो कि बेस, अब MMPI में जो थे 550 आइटम्स थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि MMPI 2 जो है वो बेस करता है 567 स्टेटमेंट्स में, जो कि कवर करते हैं टॉपिक्स ऑफ फिजिकल कंप्लेंट्स के बारे में, साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में, जो कि ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस हो गए और एटीट्यूड्स। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट थोड़ा बताया है कि ये सारी चीज़ें जो है MMPI 2 में कवर होती हैं। उसके बाद है उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही नहीं यूज़ होता, बल्कि इसमें जो है इनवैलिडिटीज़ जो है वो भी डिटेक्ट की जाती है। जैसे कि हमने अगर देखा है, जैसे अगर हम कोई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी वो डिटेक्ट करता है। सिर्फ डिसऑर्डर्स नहीं है, जैसे हमें कोई बीमारी है या हम साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, सिर्फ ये चीज़ नहीं, इससे हट के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि MMPI जो है डायग्नोज करता है। जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, ठीक है, हम डिफेंसिवनेस है, मतलब किसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिर उसको उसकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है, और उसको जैसे कि 10 क्लिनिकल स्केल्स और 4 वैलिडिटी, इन चीज़ों को लेकर फिर उसको जो है डायग्नोज किया जाता है। T स्कोर ऑफ 50 यानी स्कोर ऑफ 50 इज़ हैव पैथोलॉजी। अच्छा, फिर उन्होंने आगे एग्जांपल्स देती हैं, आई लाइक ऑटोमोबाइल, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। अब प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो डेवलप हुए थे बहुत ज़्यादा सेवरल असेसमेंट करने के लिए, मेजरमेंट्स करने के लिए, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। मतलब कि ज़्यादा असेसमेंट और मेजर्स
करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो हम साइको एनालिटिक पर्सनालिटिस्ट जो हैं, पर्सनोलॉजीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, थ्योरिस्ट जो यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो इसमें जो क्या है, इसमें जो है एक अननोन एक स्टिमुलाई दिखाया जाता है लोगों को, ठीक है। कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं लोगों की, चीज़ों की, जो कि एक पर्सन को दिखाई जा रही है, सही है। कार्ड मैंने आपको दिया, मैंने आपको कहा ये सारा कुछ देखिए और उसको आप डिस्क्राइब करो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। मतलब आपको कार्ड पे अगर कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, आपने उसको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना और लिखना है, ठीक है। तो द थ्योरी हेयर इज़ दैट ये क्या होता है कि इससे हमें उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में जो है पता चलता है, उनकी नीड्स, उनकी विशेज़, उनकी डिज़ायर्स, उनके अनकॉन्शियस जो भी फेयर्स हैं, और इस तरह उनकी हर चीज़ के बारे में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं किसी दो लोगों को एक ही पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें बहुत अंधेरा है, या कोई मतलब कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने माइंड में पिक्चर सोच लें, तो अब दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों की जो स्टोरी या पर्सपेक्टिव है, वो सेम नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ सोचता है। कोई एक चीज़ सेम हम दिखाएंगे, उन दोनों इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। दोनों इंडिविजुअल्स की जो मतलब जैसे सोच होगी ना, वो हमें पता चलती है, उसकी पर्सनैलिटी। अगर किसी ने बहुत ब्राइट सा एक बताया कि हैप्पी वाली स्टोरी सुनाई है, तो बड़ा वो ब्राइट पर्सन होगा, और किसी ने एक बड़ी सैडनेस से बना के पूरी स्टोरी दिखाई है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो ये चीज़ें इस चीज़ से पता चलती हैं। उसके बाद थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, हाउस ट्री, ये सारा आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है कि जो सीरीज़ ऑफ मतलब एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई, मतलब अननोन स्टिमुलाई की आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1921 में बाय हर्मन रॉसैच, अ स्विस साइकोट्रिस्ट था। इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ इंक डॉट्स। ओरिजिनली ये बेस हुआ था किस पे, साइकोडायनेमिक अजम्पशंस पे, नेचर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, और साइकोपैथोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में जो इंडिविजुअल जो है बहुत मतलब अनअवेयर होता है, अवेयरनेस नहीं होती उसको। यहाँ पे उन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशंस की इम्पोर्टेंस बताई है, जैसे कि जैसे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स अप्रोचेस जो यूज़ होती हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में, वो क्या दिखाती हैं, पर्सन की डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्ड्स एज अ सैम्पल। मतलब कि अगर कन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें, तो ये भी हमें उस इंडिविजुअल के कॉग्निटिव मतलब माइंड और परसेप्शन से रिलेटेड चीज़ें बताती है। इसमें इस टेस्ट में भी 10 स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए, इन ब्लॉक कार्ड्स हो गए। इसमें वही बात है कि एम्बिग्यूअस मतलब अननोन स्टिमुलाई आपको दिखाया जा रहा है, इन ब्लॉक कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं एक 1 बाय 1, और फिर हर पर्सन को एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या देख रहा है, और फिर उसे कहा जाता है कि आपने उसको जो है डिटेल आंसर्स देने हैं, स्टोरी लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे पता चलती हैं। थीमेटिक परसेप्शन में क्या है कि इसमें आपको फिगर्स दिखाए जाते हैं एम्बिगस सिचुएशंस में, मतलब फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, और फिर आपको कहा जा रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग, कि आपने जो है ड्रॉ करना है। क्या था इसमें, अच्छा, द पर्सन इज़ आस्क्ड टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल इन द कार्ड्स एंड मेकअप। इसमें भी अच्छा वही बात है कि आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है आपने कार्ड्स पे देखनी है, और आपने अपनी स्टोरी बनानी है कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में। मॉर्गन और मुरे ने जो है हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में डेवलप किया था TAT, और ये भी आपने याद करना है कि इसके थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के जो हैं 31 कार्ड थे, जो 30 जो होते हैं वो पिक्चर्स के साथ होते हैं, और जो एक होता है वो हमेशा ब्लैंक कार्ड होता है। और जो पिक्चर कार्ड है वो दिखाया जाता है सब्जेक्ट को, और थेरेपिस्ट जो है वो फिर कहता है कि आपने एक ड्रामेटिक स्टोरी बतानी है पिक्चर को लेकर। ये टेस्ट जो है मतलब इसमें जो है इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस देखिए, मतलब कि इसमें एक इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया ये। क्या आप एक चीज़ को देखकर अपनी स्टोरी बना रहे हो, एक फेरी टेल स्टोरी बना रहे हो, और what the people in the picture are doing, ये सारी चीज़ें मतलब आप उसको देखकर बना रहे हो। उससे फिर आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है कि आपके कैसे थॉट्स हैं, आपकी कैसी जो है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं।
उसके बाद है रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। अब इसमें जो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अनफिनिश सेंटेंसेस होते हैं और आप लोग उनको कंप्लीट करना होता है। मतलब कि इनकम्प्लीट जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग पहले किया करते थे, इसी तरह इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और उसको आपने कंप्लीट करना होता है। हाउस ट्री पर्सन में इन्होंने बात की है कि ये बेस करते हैं क्वालिटी पे, शेप पे, ड्राइंग पे कि आप किस तरह पेंसिल को पकड़ के किस लोकेशन में आप उस पेपर पर ड्रॉ कर रहे हो, ये चीज़ आपकी हाउस ट्री में इवैल्यूएट की जाती है। ठीक है, आपके फिगर जो आपने ड्रॉ किया उसका साइज़ क्या है, आपने किस पेंसिल से किस शेप में आपने उसको ड्रॉ किया, आपका उसका बैकग्राउंड आपने क्या बनाया है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या शो करता है, हाउस रिफ्लेक्ट करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के, इंडिविजुअल के बारे में। ट्री क्या बताता है, ईगो डेवलपमेंट के बारे में। और जो फंक्शनिंग है वो पर्सन की फंक्शनिंग एंड द पर्सन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सेल्फ परसेप्शन के बारे में। मतलब सेल्फ परसेप्शन के बारे में बताया जाता है कि उसकी परसेप्शन कैसी, उसका देखने का अंदाज दूसरी चीज़ को किस तरह का है। यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें बस टेस्ट जो है इस चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसका आपको पता होना चाहिए। ये भी वैसे इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ से। एडवांटेजेस में ये है कि कुछ लोग जो है, अब जो प्रोजेक्टिव टेस्ट के एडवांटेज हैं कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो एक अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन कौन सी है। ठीक है, अब ज़्यादा जो लोग हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में अच्छा करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा उस चीज़ में। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें इंसान खुल के ना तो बात कर सकता है और जो क्लिनिशियन है वो भी क्लाइंट से लिमिटेड सवाल ही पूछ सकता है। तो ये एक फ़ायदा है उसका प्रोजेक्टिव टेस्ट का। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सन के यूनिक पर्सन से रिलेटेड जो यूनिक व्यू ऑफ वर्ल्ड है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग एसेस करें, हमें पता चलता है कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और ये हमें ये भी बताता है कि पर्सन की रिलेशनशिप कैसी है दूसरे लोगों के साथ, उसका अनकॉन्शियस कॉग्निटिव और इमोशनल इवेंट्स का भी बारे में बताता है कि उसका कैसा है। और हमें ये इंफॉर्मेशन भी देता है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन भी बताता है जो डायरेक्टली आप किसी बंदे से सवाल करके पूछते हो। तो वो फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली आप सवाल करो वो नहीं बता पा रहे। ठीक है, या वो हेजिटेट करते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये भी है कि जो उनकी हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमें पता चलती है। लिमिटेशंस और प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये क्या है कि लिमिटेशंस में ये है कि उनकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मतलब उसमें लैक है, मतलब कि अच्छा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। और स्कोरिंग भी जो है उसकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कम अवेलेबल होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती। और कुछ प्रोसीजर्स जो प्रोजेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि रॉ सर्च की जो हमने ऊपर बात की वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। और इनके रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन जो है वो भी लो होते हैं, मतलब जिस तरह हम स्कोरिंग है ना स्कोर कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी दफ़ा मतलब जगह भी लो होती है, जिसकी वजह से ये भी लिमिटेशन हो गई। उसके अलावा जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ हैं, रेटिंग स्केल्स हैं, बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम्स हैं जो कि अभी हमने ऊपर पढ़े हैं फॉर द असेसमेंट, इसमें भी ये है कि ये चीज़ें भी जो है एक क्या कहते हैं लिमिटेशन डिसएडवांटेजिंग की तरफ जा रही है। जैसे कि एक सेल्फ जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री फैमिली इन्वायरमेंट स्केल में, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि ये इसमें क्या है कि 92 और फॉल्स आइटम्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं मेजर करने के लिए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ये जैसे उन्होंने आपको बात बता दी है सेल्फ रिपोर्ट की, ये भी MCQs में आ सकता है कि इसमें कितने ट्रू फॉल्स है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री में। इसमें थे 90 ट्रू फॉल्स आइटम्स है जो कि किस लिए डिज़ाइन किए थे, इंडिविजुअल्स की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फैमिलीज़ मतलब वो देखने के लिए। तो हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।